और आप देख रहे हैं CCN मंडला। समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुडाना ने निर्देशित किया है कि सभी अधिकारी टीएल प्रकरणों की गंभीरता को समझते हुए उनका यथोचित समाधान करें तथा समय अवधि में संबंधित पोर्टल में अंकित करें। छात्रवृत्ति वितरण और कार्यवाही में प्रगति लाएं। जो भी बच्चे शेष बचे हैं उनका चिन्हांकन कर आवश्यक कार्रवाई जल्द पूर्ण करें। पेयजल से संबंधित समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकृत करें। जिला चिकित्सालय के ICU वार्ड में प्रारंभ करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। लंबित विभागीय जांचों को जल्द पूर्ण करें। वर्ष 2022 से पूर्व की शिकायतों की जांच 1 सप्ताह में पूर्ण करें। अवैध नलकूप खनन तथा नरवाई जलाने वालों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 1 सप्ताह में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। बैठक में समग्र EKYC स्वामित्व योजना, अनुकंपा नियुक्ति आदि के संबंध में भी समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। सभी अधिकारी अपने दायित्वों को बेहतर निर्वहन करते हुए अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। विभागीय गतिविधियों की अपने स्तर पर नियमित समीक्षा करें तथा बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान करें। बैठक में कलेक्टर ने उपार्जन की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया है कि जो भी किसान शेष हैं उन्हें जानकारी प्रदान करते हुए खरीदी की प्रक्रिया को जल्दी से पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा है कि उपार्जन के साथ साथ भुगतान हेतु आवश्यक प्रक्रिया भी पूर्ण करें। उपार्जन के साथ साथ परिवहन की गति बढ़ाएं। SDM, तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करें। निवास तथा घुघरी अनुविभाग में पेयजल की उपलब्धता की कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुडाना ने विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी क्षेत्र का सतत भ्रमण करें तथा जल से संबंधित समस्या सामने आने पर प्राथमिकता से निराकृत करें। इस संबंध में संबंधित SDM लीड रोल अदा करें। जल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए PHE, राजस्व तथा संबंधित निकाय एवं टीम के रूप में कार्य करें। उन्होंने कहा कि नल जल योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। बंद योजनाओं में आवश्यकता अनुसार सुधार कार्य कराएं। बिजली के कारण कोई भी योजना बंद नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार सुधार योग्य हैंडपंपों में सुधार कराएं। हैंडपंप में कलेक्टर ने नलकूप खनन, हैंडपंप के सुधार तथा जल परिवहन आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न में ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रोड मार्किंग और सांकेतिक लगवाएं। डॉक्टर सुडाना ने जिले में ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर रोड मार्किंग में यातायात के संकेतक लगवाएं। वाहनों के फिटनेस की जांच करें। ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करें। इस संबंध में उन्होंने मनेरी संचालित उद्योग के प्रबंधकों की बैठक लेने के लिए जिला उद्योग अधिकारी तथा परिवहन अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा संचालकों के साथ भी बैठक आयोजित करें तथा उन्हें यातायात संबंध के विस्तार से जानकारी दें। स्कूलों में छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए लगी बसों तथा छोटे वाहनों पर भी फिटनेस की जांच आवश्यक रूप से करें। सड़कों पर लगने वाली दुकान की सामग्री हटवाएं। आवश्यकता अनुसार जब्ती की कार्रवाई भी करें। मानसून के पूर्व क्षतिग्रस्त पुलियों का चिन्हांकन कर मरम्मत करवाएं। डेंजर साइन आदि संकेतक भी लगवाएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने कहा कि शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। बाजार में सड़क पर खड़े वाहनों को जब्त करें तथा जुर्माने की कार्रवाई भी करें। बस स्टैंड में अनावश्यक रूप से खड़ी बसों को हटवाने की कार्रवाई करें। थाना नैनपुर पुलिस ने किया 2 चोरियों का पर्दाफाश। 3 चोरों से लाखों का मशरूका जब्त। फरियादी चंद्रेश कटियार पिता राजकुमार कटियार निवासी नैनपुर के द्वारा रिपोर्ट लिख कराई गई कि रात्रि में खेरमाई रोड सरस्वती स्कूल के बाजू में स्थित गोदाम में रखे 2 नग मोबाइल एवं नकदी 1,59,000 रुपए अज्ञात चोरों के द्वारा दरवाजे का ताला तोड़कर चोरी करके ले गए। रिपोर्ट के आधार पर 207/2024 धारा 457 380 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त चोरी की घटनाओं के खुलासा हेतु SDOP नैनपुर निर्देशन में टीम गठित की गई। थाना प्रभारी नैनपुर के नेतृत्व में अपनी टीम के साथ काम करते हुए मुखबिर तंत्र सक्रिय किए गए। मुखबिर के सूचना मिली कि आरोपी नैनपुर रेलवे स्टेशन के पास बाहर जाने की फिराक पर हैं। वह ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए हैं। सूचना पर टीम के द्वारा मुखबिर की बताए अनुसार घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों ने उक्त चोरी की घटना के साथ साथ निवारी में डिलीवरी कंपनी के ऑफिस का ताला रात्रि में तोड़कर की गई घटना को स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से 2 चोरी किए गए मोबाइल नकदी कुल नकदी 95,840 रुपए एवं मोबाइल व अन्य सामग्री 83,760 रुपए का कुल मसरूका, जिसमें 1,79,600 रुपए जब्त किया गया। आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। ये दिनांक 8/5 की सुबह फरियादी चंद्रेश कटियार आया था। उसने रिपोर्ट लेख कराई कि इसके खेरमाई माता मंदिर रोड पे एक गोदाम है, उसमें अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में 2 मोबाइल और 1,59,000 रुपये नकदी चोरी कर ले गए। शिकायत आई थी, उस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया धारा 457 380 के तहत।
और उसको श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजेश शुक्ला साहब के द्वारा मामले को गंभीरता के लेकर एक टीम गठित की थी और टीम में हमारे थाने से उप निरीक्षक निधि मैडम और एएसआई राजेश सेयोरार साहब और मुकेश चौधरी और कांस्टेबल की टीम और साइबर की टीम भी उसमें थी साथ में। इसको हमने लगातार अज्ञात आरोपियों की पताराशी करी और साइबर की मदद से आरोपियों तक हम लोग पहुँचे। कल दिनांक 12 को हमको जानकारी मिली कि आरोपी जो है चोरी करके जो है ट्रेन में बैठ के कहीं जाने वाले हैं। सूचना मिलने पर हमने टीम को तत्काल रेलवे स्टेशन पे घेराबंदी करवाई नैनपुर पे और पकड़े। उनसे पूछताछ करने पर ये चोरी के माल भी बरामद हुए और इससे पूर्व में वर्ष 2022 में एक चोरी हुई थी जो निवारी में एक डिलीवरी कंपनी की ऑफिस थी, उसमें से कुछ नकदी 2 लाख रुपए करीब चोरी हुए थे। उसमें भी उन्होंने पैसे खर्चे कर दिया, लेकिन कुछ खर्चे के जो रुपये हैं वो मोबाइल वगैरह लिए तो वो मोबाइल जब्त किए। इस प्रकार से हमने आज तीनों आरोपियों से कुल 95,000 रुपये कैश और 72,000 रुपये की सामग्री जो खरीदे थे चोरी के रुपयों से वो हमने जब्त किया है। और इसमें 2 आरोपी तो आदतन चोर हैं और एक और उसका साथी आरोपी है जो पहली बार चोरी में शामिल हुआ है। और तीनों आरोपी जो है यहाँ के निवासी है, एक परम मरकाम है, एक गणेश मरकाम है और एक ललित ठाकुर है। ये वार्ड नंबर 15 के निवासी है। मंडला के बमनी थाना के अंतर्गत अमझर ग्राम में हाईवा वाहन में लगी आग। घटना रात्रि 8 बजे की बताई गई। बमनी के डोलोमाइट पत्थर लेकर हाईवा वाहन छत्तीसगढ़ जा रहा था। जैसे ही हाईवा वाहन अमझर ग्राम पहुंचा उसमें आग लग गई। चालक ने सूझबूझ से काम करते हुए जलते हुए वाहन को सड़क के किनारे खड़ा करके कूद गया, जिससे चालक की जान बची व आसपास किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। चालक ने बताया कि हाईवा वाहन में शॉर्ट सर्किट हुआ और चलते हुए वाहन में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा वाहन आग की लपटों में घिर गया। वहीं ग्रामीणों ने बमनी पुलिस व फायर ब्रिगेड को फोन किया। सरहद की रक्षा करने वाले जवान के मकान की रक्षा करने आई महिलाएं। दूसरों के आंसू पहुंचने वाले की आंखों में आंसू देख आक्रोशित हुए स्थानीय लोग। फौजी का मकान तोड़ने गई टीम को लौटना पड़ा वापस। जय हिंद वंदे मातरम का नारा बुलंद करने वाले फौजी को लोगों के पैर पड़ते नहीं देखा होगा। विगत दिवस एक फौजी के मकान को तोड़ने गई प्रशासन की टीम से स्थानीय लोग यह कहते हुए कि हम मकान नहीं तोड़ने देंगे और जेसीबी मशीन के सामने खड़े हो गए, जिससे टीम को लौटना पड़ा। मणिपुर के असम राइफल में तैनात सुखचैन मरावी द्वारा अपनी पत्नी पुष्पा मरावी के नाम से पटवारी हल्का नंबर 57 बीचिया शांतिनगर में वर्ष 2010 में खसरा नंबर 813111 रकबा 0.29 हेक्टेयर भूमि क्रय किया गया था, जिसमें राजस्व विभाग के सीमांकन कराकर मकान का निर्माण कराया गया। परंतु एक फौजी परिवार अपने मकान निर्माण के साथ से ही परेशान है। दरअसल निर्मित मकान के पीछे एक व्यक्ति के परिवार का मकान है और फौजी की पत्नी के नाम की खाली पड़ी भूमि, जिसमें 15x30 बराबर 450 वर्ग मीटर पर तार की फेंसिंग पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया, जिसका मामला तहसील कार्यालय में पंजीबद्ध हुआ और दिनांक 13/4/2023 को कब्जा हटाने के आदेश पारित कर दिए गए थे। तभी से विवाद गरमाया हुआ है। कानूनी दांव पेंच, आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी तक जारी है। शनिवार की दोपहर में प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन सहित फौजी के मकान को तोड़ने पहुंच गई। यह देख फौजी एवं उसकी पत्नी व बच्चों की आंखों में आंसू भर आए। इस दौरान स्थानीय महिला पुरुषों द्वारा मीडिया की मौजूदगी में जेसीबी मशीन के सामने खड़े होकर कहा कि मकान नहीं तोड़ने देंगे, अतः प्रशासन को लौटना पड़ा। समझ के परे है कि राजस्व विभाग के द्वारा सीमांकन करने गए फौजी द्वारा मकान बनाया गया, फिर भी विभाग क्यों उक्त मकान को तोड़ना चाहता है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेश हैं, परंतु एक बात जरूर हम याद दिलाना चाहेंगे कि ये फौजी अपने ड्यूटी पर तैनात है, तभी हम अपने घरों में सुख चैन से सोते हैं। ये वही फौजी हैं जो अपनी ड्यूटी में तैनात होते हैं, जिससे हम अपने पर्व मनाते हैं और हम खुश रहते हैं। और आज एक फौजी के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी हुई है, जिसकी जांच अति आवश्यक है।
बोलना चाहिए यहाँ के सामने कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा सामने परदेसी इंसान दोनों को खड़े हो जाओ। आप अभी खड़े हो जाओ। एक तो नहीं बोले भाई, और कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, महीना बीवी बच्चों से दूर रहता है। नहीं, हमारे सब पड़ोसी है, अपन सब पड़ोसी। अपनी एक में बना के रखा है, कभी ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो नहीं रुपया डालो, जब खरीदो जब बनाओगे चारों सबको टोरो, फिर मोहल्ला जब भी हो तो आधी रात को आवाज लगाना, हम लोग इकट्ठे हुए सबके टोरो, पूरा मोहल्ला को भाई मतलब चल खड़े हो जाओ जीसी के अंदर जा भाई। उसे नहीं मारा थे बिल्कुल अकेले समझ। चलो सब कोई चलो होता चलो चलो भाई, हम कोई लोग आइए घटर रहा है, चलो तो कौन हो रहा है। चलो मेरा पुख्ता है और मकान बनाने से पहले भी मैंने श्रीमांकन किया तो मेरे को बताया गया कि आप सही जगह पे हो, और मैंने इसका मकान बना दिया। और पीछे भी मेरा खाली ज़मीन था तो तार से बॉन्डेड था। जब मैं छुट्टी आया तो मैंने लगा कि यार ये अपने एरिया को कवरेज करता हूँ, इसको अपने एरिया में ले लेता हूँ, और करके फिर मैंने काम लगाने से पहले जो ओरिजिनल नाम तो बीरेन चौरसिया है, राकेश चौरसिया के नाम से वो केस लड़ रहा है। उनके घर पे गया, मैंने कहा कि अपना पड़ोसी है भाई, पड़ोसी एक साथ रहना है, एक साथ एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे करके उनसे परामर्श में अपनी तरफ से उनके घर पे गया। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने यहाँ बाउंड्री वॉल करा रहा हूँ, आप तो पूरा पानी का निकासी तो मेरे ज़मीन की तरफ पे है, तो आप इसका सॉल्यूशन निकालना है। या तो आप ये है कि 2 फीट 3 फीट उस समय में देने के लिए बोला था, और या तो फिर पाइप डाल लो, ऑप्शन मैंने दिया था। तो वो ठीक है भैया बोलते रहे, उन्होंने स्टे लगा दिया था। उस टाइम 2022 से मतलब ये केस जारी है। मैं तो सोचा फौजी आदमी हूँ, आता हूँ 1 महीने के लिए आता हूँ और अपना काम यहाँ करके मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। और लेकिन मैं तो भूल गया इन चीज़ों को, और मैं अपना ड्यूटी चला गया। और जाने के बाद उन्होंने स्टे भी लगा दिया मेरे कार्य पे, और जाकर के जैसे मैं छुट्टी खत्म हो गई, यहाँ केस लड़ते रहा। वो केस भी मैं अपने पक्ष में ही है। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि केस जीता, मैं तो चला गया, मैं तो संतुष्ट हो गया, सारी चीज़ें हैं। और उनने फिर मेरे ज़मीन को फिर उन्हें तार का फेंसिंग कर दिया, और तार की फेंसिंग कर दिया। तो फिर मैंने ड्यूटी में था, मैंने अपने सीओ साहब, कंपनी कमांडर, सीओ साहब का गया सबसे पहले तो अपने कंपनी कमांडर को मैंने बताया कि साहब घर में ऐसा ऐसा है, और मेरे जो पड़ोसी है अतिक्रमण कर लिया है। और फैमिली को मैंने यहाँ थाने प्रशासन से मैं मदद मांगने के लिए बोला, उन्होंने भी लेटर दी, सारे दस्तावेज हैं। और मैं वहीं था, फिर फैमिली ने व्हाट्सएप के द्वारा डाली। फिर मैंने वहाँ सीओ साहब का कंपनी कमांडर ने फिर वहाँ से डीओ लेटर आया, यहाँ डीओ लेटर पंचायत को भी आया, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, डीजीपी सारे को गया। अच्छा, आज क्या हुआ? आज की क्या कार्रवाई? आज ये हुआ, वो लड़ाई चलती रही, मैंने सारी चीज़ें, इन्होंने एकदम से मानव आयोग लगा दिया था। मैं तो मेरे पास तो टाइम नहीं, मेरे इतना जानकारी नहीं था। वो मानव आयोग पे झूठी शिकायत करके और मेरा बेदखली वारंट निकाल दिया था। तो लेकिन मेरे सीओ साहब ने भी मेरे को सपोर्ट किया, मेरे बटालियन भी मेरे साथ में रहा, और आज तो तोड़ ही देना था। लेकिन मैं अपने ग्रामवासियों और अपने मोहल्ला वालों को तहे दिल से करता हूँ, एक मेरा साथ दिया, उनको मैंने अपने दिल से इतना सैल्यूट करता हूँ कि कोई पूछो मत। मेरे ग्रामवासी, मुझे अब लगा कि मेरे ग्रामवासी और मेरे मोहल्ला वाले मेरे साथ में हैं, मैं उनकी ज़िंदगी में आसान रहूँगा, जो मेरे मकान को तोड़ने से बचाया। और ये मकान उनके जायज़ भी है, मैं न्याय के पक्ष, और ये सारी चीज़ें मेरे पक्ष में, सारे दस्तावेज हैं, मैं कोई अतिक्रमण नहीं किया हूँ। लेकिन मेरे फैमिली बच्चे अकेले रहते हैं, तो उनको मतलब जानबूझ के प्रेशर दिया जा रहा है, और प्रेशर। लेकिन अगर गांव बस्ती वाले, मोहल्ला वाले अगर मेरे को साथ नहीं देने से मेरा तो घर टूट ही जाना था। मैं आभार और मीडिया प्रभारी सारे लोगों को करता है। राम सिंह ठाकुर, अभी नहीं देखो हमने ये रास्ता जो मंगा रहे हैं, जो रास्ता कभी नहीं देखी, आगे से रास्ता है। क्या है वहाँ पे? वो नाला है, नाला ही रहा नाला ही रहा है। कभी के आने जाने का रास्ता नहीं था, नहीं जिसको नहीं, रोक कभी दिया नहीं गया। भाई, कभी नहीं रहा रास्ता। ये सेना के जवान द्वारा कोई रास्ता बंद किया गया है क्या? नहीं कोई बंद नहीं किया है, नहीं रास्ता रहा है। कितने बेगा जनजाति के लोग रहते हैं पीछे? एक खवास है और एक बेगा है, बस मात्र एक परिवार? एक परिवार है। तो उन लोग का कहीं दूसरी तरफ से भी आना जाना हाँ, है? दूसरी तरफ से अब रास्ता दूसरी तरफ से आती,
लेकिन वो सामने वाले ने बाउंड्री खींच ली, जब इतने से पीछे से प्लाट से जा रहा है, ये कि वो इससे कोई मांग नहीं है। यहाँ आने जाने का कोई रास्ता कभी रहा नहीं, कभी नहीं रही है। और उनके बैगाओं की जो मांग है वो कोई दूसरा रास्ता खोलने की मांग। हाँ, दूसरी रास्ता खोलने, ये रास्ता खोलने की मांग नहीं। ना फिर ये लेंटर डराते तो कहूँ से नहीं मांगे। नाले पे अगर मान ली छत डलवा दी जाए, हाँ, लेंटर डलवा दे 30-40 फुट तो कोई मांग नहीं है, ये तो रास्ता खुल जाएगी, विवाद भी खत्म हो जाएगा। विवाद खत्म हो जाए। आपके हिसाब से आप ये जो सुखचैन जी हैं, जो सेना के जवान हैं जी, ये आपके पड़ोसी हैं जी, कैसा व्यवहार रहा है इनका? कितना इन्होंने नहीं, अवैध कब्जा किया? अच्छा बिहार रहा, कोई अवैध कब्जा? नहीं, कभी नहीं गलत करेंगे। कोई कब्जा रहा है? नहीं, कोई कब्जा नहीं रहा। नाला रहा हुआ तो नाला आज भी पक्का नाला, पक्का नाला है। ये मेरे को बताया गया कि भाई ये काबिज है, उसके दस्तावेज है। आज मेरे दस्तावेज को क्यों नहीं देख रहा है? वो प्रशासन ने जो मेरे को गुमराह किया है, तभी तो आज ये नौबत आ रहा है। कभी बताते हैं यहाँ तक, तो अभी तक के जो पटवारी आरआई है मेरे को कभी बोलते हैं ये रोड की तरह आपका ज़मीन है। तो वो पहले तोड़ने से पहले मैं न्याय से यही गुजारिश करूँगा एक फौजी होने के नाते कि अगर मेरी ज़मीन कहाँ है वो मेरे को पुख्ता बता दें कि आपका यहाँ है। अगर उनकी मेरी शासकीय भूमि है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्होंने मेरे को हरजाना भरने के लिए बोला तो मैंने हरजाना भी भर दिया। तो वो पहले चिन्हित कर ले कि इसका कहाँ है, मेरे को बता दे। कभी मतलब आप सीमांकन से संतुष्ट नहीं हूँ मैं। कभी मेरे को ये रोड है आपका बताते हैं, कभी इस तरफ बताते हैं, कभी पीछे तरफ बताते हैं, कभी कहीं बताते हैं। तो न्याय कहाँ है? मैं वही आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत करा रहा हूँ क्योंकि ऐसा अन्याय हो रहा है एक फौजी के लिए। मैं ऐसा नहीं, आज अगर मैं हूँ तो सबसे, अगर चलाती है प्रशासन इसकी चीज़ को भी नहीं समझ पाती है तो सबसे पहले मेरे पे चला दे और वो तोड़ दे, मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। उनका पर्सनल मकान है, उनका पट्टा वाला मकान है, उसके लिए क्यों परेशान किया जा रहा है? ये तो गलत बात है ना। तो आज क्या हुआ? आज वो जेसीबी आ गई, पुलिस वाले आ गए, सब मीडिया वाले आ गए, यहाँ पे लोग तो सब परेशान कर, उनकी लाइट कटवा दी है उन्होंने। वो तो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार, उसकी जान लेने के लिए जब तक तैयार हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ऐसे लोगों का मकान नहीं तोड़ने देना। ऐसे लोगों का मकान बिल्कुल नहीं, किसी का मकान नहीं तोड़ना चाहिए। वो तोड़ना है तो पूरे मोहल्ले की लाश निकाल दो ना, क्या पहले तोड़ो, फिर जब ज्यादा हो तो ज्यादा उनका मकान भी तोड़ो, फिर जब उस गरीब का तोड़ोगे तो उसका भी तोड़ो। एक आदमी सबको परेशान कर सकता है सर? ये बताइए आप, नहीं कर सकता ना। 10 आदमी मिलकर एक को परेशान करेंगे तो वो कैसा जिएगा मोहल्ले के अंदर? ऐसा नहीं होना चाहिए जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शारदा बर्मन है। चुटका परमाणु विद्युत परियोजना के संबंध में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि संबंधित विभाग समन्वय से कार्य करते हुए परियोजना के कार्यों की गति प्रदान करें। अधिकृत भूमि का मुआवजा राशि वितरण के संबंधित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजें। उन्होंने एसडीएम निवास को निर्देशित किया है कि अधिग्रहित भूमि के सीमांकन की कार्रवाई पूर्ण कर संबंधित एजेंसी को भौतिक कब्जा प्रदान करें। कलेक्टर ने NPCIL के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परियोजना के कार्यों के लिए कैलेंडर बनाकर प्रस्तुत करें तथा किए जाने वाले कार्यों की पूर्व सूचना प्रदान करें। बैठक में नारायणगंज स्कूल भवन निर्माण, टिकरिया में चुटका सड़क निर्माण, बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिला योजना भवन में बैठक का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार SK जोशी प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला जेल मंडला में जेल निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शिविर में ब्रजेश गोयल पंचम जिला न्यायाधीश, जेल स्टाफ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं बंदी जन उपस्थित रहे। तेज रफ्तार डंपर ने पिता पुत्र को रौंदा। मंडला के बमनी बंजर थाना अंतर्गत चरई डोंगरी में हृदय विदारक घटना घटी। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा। बाइक पर सवार पिता पुत्र थे, दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना चरई डोंगरी ग्राम में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे घटी। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना स्थल में बमनी पुलिस पहुंची, आवश्यक कार्रवाई कर डंपर को कब्जे में लिया है। अग्रिम जांच जारी है।
सीबीएसई 12th में टॉप करने वाली पापा की परियां नित्या श्रीवास्तव व मानवी द्विवेदी ने जिले में स्कूल व परिवार का नाम रोशन किया। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें केंद्रीय विद्यालय मंडला से वाणिज्य संकाय की छात्रा नित्या श्रीवास्तव ने 96.6% अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण कर जिले का व स्कूल का नाम रोशन किया है। वहीं मानवी द्विवेदी ने 96.2 500 में से 481 अंक प्राप्त कर जिले का नाम, स्कूल का नाम व अपने परिवार का नाम रोशन किया है। मेधावी छात्रा नित्या को अपने संकाय के 6 विषयों में A1 ग्रेड प्राप्त हुआ है। नित्या मंडला देवदरा निवासी और मेहंदवानी जिला डिंडोरी में कार्यरत ASI शशांक श्रीवास्तव की पुत्री हैं। वहीं मानवी द्विवेदी भीषण द्विवेदी भाजपा जिला अध्यक्ष की पुत्री हैं। छात्राओं के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते उनके घर में बधाई देने का तांता लगा रहा। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, यह देखा गया है और यह चरितार्थ किया है नित्या श्रीवास्तव ने, जिसने सीबीएसई के एग्जाम में जहां कॉमर्स संकाय पे उन्होंने उत्कृष्ट मंडला जिले में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने यह मेहनत की और इस मेहनत के पीछे क्या राज है। तो हम नित्या से बात करते हैं। तो नित्या जी बताइए, आपने 12वीं में सीबीएसई में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए, मंडला में आप प्रथम स्थान रही, अभी सबसे ज्यादा अंक आपके हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? खुशी हो रही है, खुशी होएगी ही ऑब्वियसली। मेहनत करिए तो रंग लाइए मेहनत। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं किया है, जतन जैसे 9-9 10-10 घंटे कभी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन डेली पढ़ाई करी है। ऐसे किसी एक दिन पढ़ाई नहीं करी है। आपने पढ़ाई को एक टेंशन के रूप में लिया है या फिर एक नॉर्मल उसमें लिया है? टेंशन तब बनती है जब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। मेरे फैमिली वालों ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया किसी भी चीज के लिए कि तुम्हें इतने % बनाने ही हैं। बन रहे हैं ठीक है, नहीं बन रहे हैं अच्छे से पढ़ो बस। स्कूल में किसका सहयोग रहा आपका? स्कूल में हमारे टीचर्स का, प्रिंसिपल सर का और हमारी क्लास टीचर मैम है, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब उन्होंने कभी भी हमेशा ऐसे ही कहा है कि तुम्हें अच्छा करना है, कोई फर्स्ट रैंक प्राप्त करनी, ऐसा उनका कभी नहीं था जी। जैसे कि आपने कॉमर्स लिया हुआ है और इस पे आगे आप क्या सपना देखती हैं, क्या बनना चाहेंगी आप? जी, मैं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर का सोच रही हूँ। कॉमर्स में एक विषय रहता है अर्थशास्त्र जैसे, तो उसी में मुझे इंटरेस्ट है, तो वही प्रोफेसर का ही है जी। तो यह इनका सपना है कि एक अच्छा करें, लेकिन क्या अच्छा करें वह इन्होंने नहीं बताया है, अभी उसे राज रखा है। तो हम इनसे फिर से पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहेंगी? जी, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ही चल रहा है मेरा अभी। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ये बनना चाहती हैं और पढ़ाई को कभी टेंशन के रूप में नहीं लिया है, पढ़ाई को इन्होंने नॉर्मल रूप में लिया है, तब आज उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि उन बच्चों के लिए ये क्या करना चाहेंगी जो बच्चे पढ़ाई को एक बहुत बड़ा टेंशन लेते हैं, बहुत बड़ी चीज मानते हैं, क्या कहेंगी आप ऐसे बच्चों के लिए? बच्चों का तो नहीं, ज्यादा सोसाइटी का रहता है इसमें। पेरेंट्स ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, कभी कभी उनके पीयर प्रेशर रहता है कि हमें इससे कंपटीशन बहुत रहता है, तो खुद से कंपटीशन करना चाहिए, किसी और से नहीं। खुद के जो उसका रहता है ना, खुद को चैलेंज देना चाहिए कि अभी मेरे अगर 90 आए हैं तो अगली बार मेरे 92 आने चाहिए। खुद से कंपटीशन। जी, तो हमने कहा था आपसे कि पूत के पांव पालना में दिखते हैं, और इन पूत की माता जी से अब हम पूछेंगे कि उन्होंने कैसे परवरिश की और आज यहाँ तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या मेहनत की। तो आंटी जी, आप बताएंगी कि क्या मेहनत की आपने? जी, मैंने तो कुछ भी मेहनत नहीं की है, उसने जो भी किया खुद से किया है। मेरे जो फर्ज बनता था बस मैंने वही किया जी। जैसे कि घर में बहुत से काम होते हैं जिसमें आपको हाथ बटाना है, ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे कि लड़कियां बहुत से कामों में हाथ बटाती हैं, ऐसा कुछ आपको के साथ? नहीं, मैंने उसको कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं डाला या कभी नहीं। उसका मूड होता था तो वो करती थी, बाकी ऐसा नहीं कि ये करना ही है। जी। तो ऐसा कुछ, हाँ, तो ये कहेंगे कि एक नॉर्मल तरीके से बच्ची ने पढ़ाई की है और कभी भी पढ़ाई को उन्होंने एक बहुत बड़ा एक टेंशन के रूप में नहीं लिया है, उसने दिमाग में नहीं रखा पढ़ाई को। तो आज वह उत्कृष्ट स्थान पर पहुंची और अपने साथी बच्चों के लिए भी वह यही संदेश देती हैं कि पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में किया जाए। ऐसा नहीं कि 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट ना निकले, उसका कोई परिणाम ना निकले। तो मैं मनीष तिवारी, इंडिया न्यूज के लिए, मंडला।
आज आपका रिजल्ट घोषित हुआ, कितने परसेंट बने आपके? मेरे 96.2% बना है। क्या शेड्यूल था, किस तरह पढ़ते थे आप? शेड्यूल बहुत सिंपल था। स्कूल रोज़ जाती थी और 2-4 घंटे एक्स्ट्रा रेगुलर स्टडी करती थी। कंसिस्टेंसी मेन थी जो मैंने दी कि मतलब रोज़ पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन रोज़ पढ़ना है। किस इंटरनेट या बुक्स किसका उपयोग करते थे? अभी तो मैंने PW फिज़िक्स वाला ऑनलाइन, उसी से पूरी 10th मैंने की थी यूट्यूब से ऑनलाइन, और बुक्स मैंने मेनली NCERT पे फोकस की थी। मम्मी पापा का किस तरह सहयोग था आपके लिए? मम्मी पापा का ऐसा था कि कभी बर्डन नहीं हुआ मेरे ऊपर कि मुझे इतने % लाना है या इतना टॉप करना है। उनका था कि अपनी तरफ से पूरा 100% देना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा वो आपके ऊपर रहेगा। क्या बनना चाहते हैं आगे, क्या सोचा है आपने? अभी तो मेरा मन है कि मैं JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी 11 से। मुझे इंजीनियरिंग CS लेना है, IIT बॉम्बे का मेरा टारगेट है अभी, बट फिलहाल तो अभी तैयारी चल रही है। दूसरों बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहें, किस तरह वो आपके जैसे % बनाएं, आगे बढ़ें? परसेंटेज मतलब बहुत इजी है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं % लाना। बस इतना है कि अगर आप रेगुलरली एफर्ट करते हो तो फिर आपको रिजल्ट तो अच्छा मिलता ही है। आप अगर मेहनत अच्छी करोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा आएगा। पूरा नाम आपका? मानवी द्विवेदी। आपकी बेटी ने जिले का नाम रोशन किया है, किस तरह सपोर्ट करते थे और किस तरह गर्व महसूस कर रहे हैं? बेटी है, जहाँ तक सपोर्ट की बात है, पहले तो मैं उसको शुभकामनाएं कि उसने एक खुद का और इस जिले का और मेरा भी नाम रोशन किया है। निश्चित रूप से शुरू से ही पढ़ाई में उसने अपना पूरा ध्यान लगाया है, और पढ़ाई में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो अपना उसका एक एवरेज जो है पढ़ने का, उस एवरेज के साथ वो लगातार कक्षा 1 से 10th तक जारी रखा हुआ है अपना। घर में किस तरह सपोर्ट है या आगे क्या बनना? सपोर्ट मेरा है और उसकी मम्मी विशेष रूप से उसका ध्यान देती है, और उसके गुरुजन जिन्होंने उसको स्कूल में पढ़ाया है, पढ़ाई के प्रति कहीं ना कहीं वो प्रयास करती है, और उसमें पूरे स्कूल का बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्या सोचते हैं आप, क्या बने नित्य? अच्छा पढ़ना, यही अभी एक उद्देश्य है। बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहें, क्या किस तरह? सभी होनहार बच्चों को कि कहीं ना कहीं ये कंपटीशन का दौर है, और इस कंपटीशन के दौर में मैं जैसा कि आज पूरे ऑल इंडिया का CBSE का रिजल्ट देख रहा था, तो उसमें जो हमारा अजमेर रीजन है वो पिछले बार की अपेक्षा रिजल्ट की दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, जिसमें हमारा पूरा मध्य प्रदेश भी आता है। निश्चित रूप से बच्चियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वो भोपाल की बच्ची हो, छोटे छोटे शहर के हमारे जो बच्चे हैं, उनका जो प्रदर्शन है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या जी, आज 12वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है, किस तरह, क्या शेड्यूल था आपका, किस तरह पढ़ते थे आप? ज़्यादा नहीं, मतलब 4-5 घंटे, बट ऐसा था कि कंटिन्यूटी, मतलब ऐसा तोड़ी नहीं है, मतलब डेली पढ़ा है, ऐसा है। ज़्यादा नहीं पढ़ा, मतलब ऐसे 7-8 घंटे जैसे हाइट बना दी जाती है वैसे नहीं, बट ऐसे डेली पढ़ा है, ज़्यादा नहीं। किस चीज़ों का सपोर्ट लेते थे? बुक्स हो गया, इंटरनेट है? जी, इंटरनेट है, यूट्यूब है, और फिर हमारी कोचिंग भी चाहती थी मैं, और बस खुद से ही मेहनत करना पड़ता है, बस हो गया। मम्मी पापा का क्या सहयोग था इस उपलब्धि में? वही है, अब मम्मी पापा सभी करते हैं, मतलब पापा फाइनेंशियली करते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं पापा मेरे, मतलब मंडला में। मम्मी अपनी वो से करती हैं, सुबह उठना, लंच बनाना, ये वो, मतलब बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली वालों का बहुत सपोर्ट रहा है। घर का काम वगैरह भी रहता है तो? जी नहीं, मम्मी कभी नहीं करवाया, मम्मी ने कभी घर का काम नहीं करवाती हैं। आगे क्या प्लान है, क्या बनना चाहते हैं आप? कॉमर्स का सब्जेक्ट है आपका, क्या आगे सोचा है आपने? जी ऐसा है, बस देश सेवा करनी है, अब कुछ ऐसा नहीं है। टीचर बन के भी हो सकती तो टीचर बनने का भी है, बाकी अभी टीचर का ही सोचा है मैंने, और प्रोफेसर और टीचर का। मम्मी पापा ने कुछ सोचा होगा कि ये बनना है? जी, मम्मी पापा का है कि सिविल सर्विसेज में भेजना चाहते हैं वो, परंतु अब देखा जाएगा, वो तो आगे का ही है। जिस तरीके से आपने % बनाया है, दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेहनत करनी है और डेली करनी है, एक दिन से नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी हमेशा संघर्ष हमेशा ही का रहता है, और ऐसा भी नहीं कि अभी अब हो गया 12th तो अब आगे नहीं रहेगा।
आगे भी वही है, कोई सफलता इतनी सी नहीं होती है बस। थैंक यू। जो है नित्या इतने ज़िले में टॉप की है, कैसा महसूस कर रहा है? कुछ बोला नहीं जा रहा है। सोचा था उससे ज़्यादा ही उसने किया है। बहुत मेहनतशील लड़की है, उसको बोलना नहीं पड़ता है कि तुम पढ़ाई करो, वो खुद से ही अपना करती रहती है। कभी भी उसे बोलना नहीं पड़ा कि तुम पढ़ो। अब आगे क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहेंगे? मैंने तो कुछ नहीं सोचा, उसके ऊपर ही छोड़ा है। वो जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी। क्या शेड्यूल था घर में, किस तरह पढ़ती थी? सुबह से तो उसका स्कूल रहता था, फिर उसके बाद आके वो थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर कोचिंग क्लासेस जाती थी, फिर उसके बाद आके वो फिर पढ़ाई करने में जुट जाती थी। आप लोग के क्या सपने हैं इसको लेकर, किस तरह आगे बढ़े? हाँ, हम तो चाहते हैं कि वो बहुत आगे बढ़े और विश्वास भी है कि वो बहुत आगे बढ़ेगी। अपने परिवार। बिछिया नगर परिषद में गबन, दैनिक वेतन भोगी पर लाखों रुपए अपने खाते में अंतरित करने का आरोप। मंडला जिले की बिछिया नगर परिषद में लाखों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गड़बड़ी किसी और ने नहीं की, बल्कि वेतनभोगी कर्मचारी ने किया और किसी को भनक तक नहीं लगी। कर्मचारी अपने अलग अलग खातों में लाखों रुपए का राशि अंतरित की है, जिसका खुलासा होने के बाद अब FIR दर्ज की गई। मामला आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला के नगर परिषद बिछिया का है, जहां लाखों करोड़ों रुपए निकाल कर खर्च कर दिए गए, लेकिन इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पदस्थ एक दैनिक वेतनभोगी के बारे में सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि वह किसी भी मद की राशि को अपने खाते में जमा कर रहा था और यह केवल 1-2 दिन या 2-3 महीने में की नहीं, बल्कि 2020 से लेकर 2024 तक लगभग 3 खातों में यह राशि जमा की गई है और यह राशि करोड़ों में हो सकती है। वहीं आर्थिक अनियमितता उजागर होने के बाद न सिर्फ कलेक्टर द्वारा जांच टीम गठित की गई, बल्कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पर FIR भी दर्ज कराई गई है। जांच जारी है। कार्रवाई मामला क्या है? हमारे पूर्व सीएमओ साहब द्वारा कलेक्टर मैडम को वित्तीय अनियमितताओं के बारे में संज्ञान में आया, जिन्हें कलेक्टर मैडम जिनके निर्देशानुसार कलेक्टर मैडम ने जांच समिति बिठाई। जांच समिति के आधार पे आज मैं प्रभारी सीएमओ बिछिया अभियुक्त के खिलाफ FIR दर्ज करने आया हूँ। अभियुक्त किस पद पे पदस्थ थे? एक है दैनिक वेतनभोगी और एक नियमित है सहायक वर्ग 2, सहायक वर्ग 3। उनके द्वारा क्या क्या अनियमितताएं की गई? इस जांच के बाद में पता नहीं। राशि कम से कम राशि का गबन बताया नहीं, ये जांच रिपोर्ट में है। सर, जो भी ट्रांजैक्शन नगर परिषद में होते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को लेकर सीएमओ के पास एक OTP आता है, उसके बिना किसी प्रकार की राशि का अंतरण नहीं होता, तो इसमें सीएमओ को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? सीएमओ पे ये तो जांच के बाद में बता दिया। और सीएमओ को बचाने का प्रयास शासन के द्वारा किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीएमओ पे भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सीएमओ पे भी आएगी ये बात। तो किन किन लोगों के ऊपर कार्यवाही हुई है? एक शिव कुमार झारिया और रोहित दुबे। राशि का नहीं पता।